हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं, नाम है उसका फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो मैं जो है बेसिक ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की जो मैंने 2 वीडियो जो है वो डाल दिए हैं पहले से ही, जो आप आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। सारी चीज़ें फ्री होने वाली है, आपको मैं फाइनेंस का प्रो बना दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मेरी छोटी सी कोशिश रहेगी आपको अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट बनाने में मदद करेगी। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब होता है कि हमें कंपनी की पूरी इन डेप्थ नॉलेज मिल जाती है कि कंपनी कहाँ पैसा लगा रही है, कहाँ से कमा रही है, कहाँ उसका पैसा जा रहा है, कहाँ से लोन ले रही है और क्या क्या बातें कर रही है, क्या प्लान चल रहे हैं, उसकी सारी बातें हमें जो है फंडामेंटल एनालिसिस से पता चल जाती है। जैसे कि समझे उसका रिपोर्ट कार्ड हमें पता चल जाता है कि नहीं। आपका 12th का रिपोर्ट कार्ड आप देख के कोई भी बता सकता है कि आपने कैसे परफॉर्म किया 12th में, है कि नहीं। वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस मतलब बैलेंस शीट, P&L, ये सारे रिपोर्ट देखने पड़ते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में सारे जो है इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, कुछ सिम्टम देखे जाते हैं, ऐसे समझिए कैंडलस्टिक यूज की जाती है, मारुबुजो, ऐसी बहुत सारी होती है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और बहुत सारे इंडिकेटर जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं जो हमें मदद करते हैं। ठीक है, पर हमें जो है क्या करना है, हमें ये दोनों सीखना है और हद से गुजर जाना है। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करें। ठीक है, पर आपको उसके पहले मालूम होना चाहिए स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या करता है। ये सारी बातें जो है मैंने अपनी वीडियो में बता दी है, जो आप जो है जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको मालूम है, ऐसा सोच के मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मालूम नहीं है तो मालूम कर लेना। ठीक है, तो अभी हम जान लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करें। ठीक है, तो जैसे कि आपको मालूम रहेगा, अपने वॉरेन बफेट साहब जो है फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। राकेश झुनझुनवाला जो कि सीए है वो भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सीए है तो फंडामेंटल एनालिसिस करना ही चाहिए। ठीक है, और जो आपको बता रहा है यानी कि मैं भी एक सीए एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ वो एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से है, क्योंकि हमारा काम होता है, हमारी कम्युनिटी का काम ही होता है कि बैलेंस शीट बनाओ, इसका ऑडिट करो, वो करो, सारी बातें। ठीक है, तो हम अगर कोई चीज़ बना सकते हैं तो उसे हम बोल भी सकते हैं। ठीक है, और रीड करना तो उससे और ईजी है। ठीक है ना, रीड है ना, कोई भी कर सकता है, पर कैसे करना है ये तो मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आपने एक पर्टिकुलर कंपनी में विदाउट उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके, कुछ ना करके, किसी का सुन के इन्वेस्ट किया रहता तो क्या हुआ रहता। ठीक है, तो अभी समझ रहा है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है। वीडियो के एंड तक समझेगा कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ एग्जांपल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्री हाउस एजुकेशन लिमिटेड ये एक एजुकेशन की कंपनी थी और बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छे से चल भी रही थी। तो आपके स्क्रीन पे ये जो ग्राफ आ रहा है, इस पर आप देख सकते हो कि 2014 में इसने जो है एक बहुत बड़ा जंप लिया था। ठीक है, और उसके बाद 2015 तक आते आते ये जो गिर के जो है 4 रुपये पे आ गया है। अब हम बात करते हैं इसका रीज़न क्या है, ये इतना क्यों गिर गया है। तो आप जो है इसके लिए 2 चीज़ें कर सकते हो। क्या, एक तो टेक्निकल एनालिसिस भी होता है और एक फंडामेंटल एनालिसिस भी होता है। अब ऐसा है कि टेक्निकल एनालिसिस वाले बोलते हैं हम अच्छे, फंडामेंटल एनालिसिस वाले बोलते हैं हम अच्छे। तो हम लोग क्या करें, हम किसकी तरफ जाए, हम जाएंगे दोनों सीख के। ठीक है, क्या करेंगे, ये भी सीखेंगे वो भी सीखेंगे और हम बीच में से निकल जाएंगे, सब जान के सब करेंगे, तो क्यों प्रॉफिट ना बनाए, है कि नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि 2015 में इसने जो नीचे गिरावट की है उसमें बहुत से लोग मर गए रहेंगे। ठीक, तो आप जो है नेट पे जाके क्या कर सर्च करना, ट्री हाउस एजुकेशन लिमिटेड। नाम भी कितना भारी रखा है, ट्री हाउस मतलब झाड़ के ऊपर पेड़ है, क्या उल्टा बोल रहा हूँ, पेड़ के ऊपर घर है। ठीक है ना, हाँ, तो ऐसा जो है मज़ेदार चीज़ें हैं। और अब हम मुद्दे पे आते हैं कि हमें इसका अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना होता तो हम क्या क्या देखते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है नहीं समझेगी कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे समझेगा ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है ना, अगर सब आता है तो क्यों देख रहे हो, है कि नहीं। तो नहीं समझेगा तो बहुत अच्छी बात है, समझेगा तो भी बहुत अच्छी बात है। बस सुन लेना, ये बंदे ने ऐसा कुछ तो बोला था। ठीक है, हमें बस ये याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जो है कंपनी की बैलेंस शीट रीड करना सीख जाएंगे। ठीक है, कोई भी कंपनी की। ठीक है, और उसके बाद एक 3rd वीडियो लाऊंगा जिससे आप जो है बैंक की बैलेंस शीट कैसे पढ़े वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि एक कंपनी और बैंक में जो डिफरेंस होता है, दोनों का जो सर्विस का जो सेक्शन होता है वो अलग होता है। ठीक है, NPA वगैरह उसमें होते हैं जो कि इसमें नहीं होते हैं कंपनी में। ठीक है, ओके, तो अभी सबसे पहले बात आती है कि ये जो फ्रॉड हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या हुआ। तो सेबी जो है अपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रेगुलेटरी बॉडी है स्टॉक मार्केट की। ठीक है, तो अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो जो है कदम उठा के किसी भी कंपनी को बॉयकॉट कर सकती है, बाहर निकाल सकती है, उसकी ऐसी की तैसी कर सकती है। ठीक है, तो जो फ्रॉड हुआ उसमें हमें दिख रहा था कि ये कंपनी जो है खतरनाक प्रॉफिट बना रही थी। ठीक है, तो अब जो है सेबी ने क्या किया था, एक फॉरेंसिक ऑडिट होता है, फॉरेंसिक ऑडिट होता है। ये क्या होता है, ये मतलब एक सीए को या एक्सपीरियंस बंदे को भेजते हैं कंपनी को इन्वेस्टिगेट करने को, या कह सकते हो चुपके से जाके देखने कि कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं करनी, इसके लिए जो है फॉरेंसिक ऑडिट किया जाता है। ठीक है, ये भी एक अच्छी फील्ड है, अगर कोई सीए कर रहा है तो इसमें भी थोड़ा ध्यान दे सकता है, जिसमें आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि किधर किधर कौन फ्रॉड कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, तो वो एक ऑडिट हुआ था और वहाँ से जो है बीएसई के ये 6 महीने बाद अपलोड हुआ था ये PDF,
PDF, उसी PDF को रेफर करते हुए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। ओके, अभी बातें मुद्दे पे बात आती है। अभी 2011 में हम देख सकते हैं, इसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखना। तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक, 2011 में आप देख सकते हो 21 करोड़ इसका प्रॉफिट हुआ था, 2013 में 33 करोड़ हो गया, ठीक है, कितना डिफरेंस है देख रहे हो ना। हाँ, जोल करना स्टार्ट कर दिया भैया जी इन्होंने, ठीक है, और 33 से डायरेक्ट 43, कितना बड़ा जंप है, ठीक है, और 43 से डायरेक्ट 60, ये क्या, ऐसी कोई कंपनी होती है ऐसा प्रॉफिट बनाती है। और फिर मुद्दे की बात अभी आती है, जैसे कि मैंने कहा 14 से इसने जो है उठाना शुरू कर दिया था अपना शेयर, ठीक है, और उसके बाद 15 के आने के बाद इसका शेयर प्राइस गिरने लगा, ठीक है। तो अब अभी हम देखते हैं 15-16 को आप देख सकते हैं, जिसको आप देख सकते हो 14-15 में इसने कितना कमाया था, 7 करोड़, और ठीक है, उसके बाद 15-16 में, मतलब 16वें साल में इसने कितना कमाया, 6 करोड़। ये क्या भाई, मतलब कितना परसेंटेज इसका जो है देख सकते हो, प्रॉफिट का गैप डायरेक्ट 60 से 6 पे आ गया, 60 करोड़ से 6 पे आ गया, कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं। और 2017 में पूरी वाट लग गई थी, और इसका जो है डायरेक्ट लॉस आ चुका है 162 करोड़ का डायरेक्ट लॉस, माइनस में अमाउंट गई, ठीक है। तो ऐसा गड़बड़ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप जो है ये जो रिजल्ट आते हैं इसके, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट जो आती है, उसमें आप ये चीज़ें देख सकते हो। इसको कैसे रीड करना है मैं बताऊंगा, पर पहले आप जो है मेरी बातें तो सुन लो, है कि नहीं। किस तरह से फ्रॉड किया जाता है ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको लगेगा फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, टोटल रेवेन्यू को देखते हैं, मतलब कितना कमाया उसके ऊपर देखते हैं हम, ठीक है। तो वैसे ही 2011-12 मतलब 12 की इसकी बैलेंस शीट में दिखा था कि इसका P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में 81 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 81 से फिर डायरेक्ट 121 तक गया। ये क्या होता है, ऐसा डबल हो रहा है, ठीक है, डबल से भी थोड़ा कम है, और फिर 121 से 150 तक गया, और 158 से डायरेक्ट 214 पे गया। कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इससे मतलब ये कुछ तो गोलमाल है ना। कोई भी कंपनी को यार 30% 12% प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल है, रिजनेबल है। एक साल में अब नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, चलो 30% बोल लो, ठीक है, कंटिन्यूस तो नहीं रहेगा, उतार चढ़ाव रहता है, ठीक है। एक साल हो गया, दूसरे साल थोड़ा कम होगा, पर ये क्या है, कंटिन्यूसली ग्रोइंग हो रहा है। और सेक्टर भी एजुकेशन का, यार इतना ग्रोथ नहीं है एजुकेशन में, है ना, कोई सीखने पे ध्यान नहीं देता। आप भी बहुत जो है समझदार बच्चे हो जो आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि कोई सीखने पे ध्यान नहीं देगा ना, क्या करेगा, कोई बता रहा है ना टिप वगैरह, अच्छा ये है ना, ये लेते हैं, और फिर बाद में डूब जाते हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, बहुत सारी वीडियो भी देख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, शाबाश के दे दो खुद को, ठीक है। तो हम 14-15 के थे, 14-15 में 214 कर दिया, फिर 16 में 219 करोड़ कर दिया, और उसके बाद डायरेक्ट जो देख सकते हो आप 17 में 69 पे आ गया। ये गैप देख रहे हो, 219, उसमें उसका डायरेक्ट घट के 69 हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तब लोगों को पता चल गया था कि ये सारा जो है गड़बड़ हो रहा है, इतना क्यों हो रहा है, हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है। तो अभी इसका जो है आप बैलेंस शीट वगैरह चेक करोगे, ठीक है। तो ये देखो बैलेंस शीट क्या होता है, P&L क्या होता है, ये बताऊंगा मैं, ठीक है। डाउट आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना, पर पहले सुन तो लो क्या होता है, क्या किया था, क्या ये सुन लो, बस बातें सुन लो। कुछ ऐसा हार्ड तो अभी तक कुछ बताया नहीं, प्रॉफिट और रेवेन्यू में बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, आप सिर्फ ध्यान देना अभी मुद्दे पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एसेट होती है, एसेट मतलब अपना हक का माल होता है, ठीक है, हक का माल। एक लायबिलिटी होती है, मतलब हमने कुछ उधार लिया है या हमारा कुछ कैपिटल वहाँ पे आता है। तो हम अगर एसेट में देखने जाए, ठीक है, खाली सुनने का, कुछ डाउट मतलब मन में, ठीक है। तो हम एसेट में देखने जाए तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है, वो होता है डेटर। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है, डेटर होता है। तो और मुश्किल कर रहे हो, अच्छा डेटर मतलब क्या होता है, डेटर मतलब इसको जो है एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि डेटर क्या होता है। तो समझिए कि आपने जो है आपके दोस्त को 100 करोड़ दे दिए क्योंकि उसको जो है ज़रूरत थी, ठीक है। वो दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो बाद में बात है, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो फिर 100 करोड़ दे दिए, तो आपको जो है उससे कभी ना कभी मिलने वाले है कि नहीं, कभी ना कभी देगा वो, कभी ना कभी मतलब क्या अभी देने वाला है, उसने कुछ तो अपने डिसाइड किया होगा, ठीक है। तो 1 साल के अंदर दिया है तो वो क्या है, इस कैटेगरी में आ जाता है, 1 साल के अंदर आपको पैसे मिलने वाला है, तो ठीक है। इसके जो है हम इसको डिटेल में ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, इसको ज़्यादा हम देखेंगे, अभी के लिए खाली सुन लो। तो 100 रुपये आपको, 100 करोड़ आपको मिलने वाले है ना। तो आपको मिलने वाले हैं मतलब आपको वो पैसा रिसीवेबल है कि नहीं, मिलने वाला है। तो जो मिलने वाला है वो हक का है, वो कैश है जो कि हक का होता है, वो जो एसेट होता है। तो इन कंपनी ने क्या किया है, जो डेटर होते हैं उनके मतलब ट्रेड रिसीवेबल, वही डेटर ट्रेड रिसीवेबल एक ही है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा दिखाया कि हमको बहुत मिलने वाले हैं पैसे, हमको जो है हमने किसी को दे दिया है जो उससे हमें बहुत मिलने वाले, ठीक है। तो कोई भी कंपनी को अगर डेटर ज़्यादा है तो वो अच्छी बात नहीं होती है, और जो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये कुछ सेक्टर वाली जो कंपनी रहती है उनके लिए ठीक ठाक होता है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि समझो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कंपनी है जो बिल्डिंग वगैरह बनाती है, तो उनका जो है डेटर वगैरह या कैश को जब आने वाला है, वो सारी चीज़ें जो है 2-3 साल बाद आई तो भी जो है हम ठीक मान सकते हैं, है कि नहीं।
तो फिर उनके लिए सही है, पर एजुकेशन सेक्टर के लिए इतना कैसे है कि नहीं। 2014 में उल्टा जो एग्जाम्पल के लिए समझ लेते 100 करोड़ था, वो उल्टा 80 करोड़ तो आना चाहिए ना, पर इनका कैसे हो रहा है, इनका तो सिर्फ बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। अभी हम डिजिट के साथ इनको देख लेते हैं। फिर से ये देखेंगे 2012 में जो है आप देख सकते हो 5 करोड़ का उधार था, और आप जो है डायरेक्ट 15 में आए हो तो 5 करोड़ से डायरेक्ट 57 करोड़ तक हो गया, ठीक है। 15 से 16 में देखो आप तो 5 करोड़ से 57 तक उधार दे दिया। ये क्या पागलपन चल रहा है कि नहीं। और फिर 57 से 29 पे आ गए। इतना गोलमाल चल रहा है इनका, ये कुछ समझ ही नहीं सकते हैं। और ये तो समझे कि हमने इन्होंने जो है अपनी उधार दिया उसमें ज़्यादा अमाउंट दिखा दी उसमें, ठीक है। ऐसा दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा ना, ठीक है। तो बस अभी जान लो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ टेंजेबल एसेट। तो टेंजेबल एसेट मतलब कोई भी एसेट जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर है, कोई भी आपकी कंपनी है, जैसे आपकी समझो कोई कंप्यूटर की कंपनी है, तो उसमें आपका एसेट क्या हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, कोई भी आपका हक का माल, समझो हक का माल। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, अपने जो फर्नीचर होते हैं ना वो बहुत दिखाए थे, ठीक है। तो टेंजेबल एसेट में इनका फर्नीचर होता है। स्कूल में क्या होता है, एक तो बिल्डिंग होती है और फर्नीचर होता है। फर्नीचर में क्या होता है, वो बेंचेस होते हैं, डोर लगता है कि नहीं। तो वो उन्होंने ज़्यादा दिखाया था। अभी कैसे दिखाया था, 2012 में 113 करोड़। उसके बाद हम देख सकते हैं डायरेक्ट आते हैं हम 2016 पे, तो 113 करोड़ से उन्होंने 447 कर दिया, 447 करोड़ कर दिया। इतना गोलमाल कर रहे हैं। और उसके बाद फिर घट के आया 316 पे, और उसके बाद फिर आप इसके आगे की बैलेंस शीट अगर चेक करोगे तो भाई साहब कुछ नहीं, अभी बचा ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप बोलोगे यार इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो रिजर्व और सरप्लस जो होता है, जो बचा हुआ पैसा ऐसा कह सकते हो, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, पर आप ऐसे समझो कि रिजर्व और सरप्लस उन्होंने ज़्यादा दिखाया, जिससे कि वो जो है ज़्यादा इन्फ्लेट कर पाए सारे अपने अकाउंट को, ठीक है। तो कुछ समझ रहा है आपको, थोड़ी बातें समझ रही है तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ज़्यादा समझ रही है तो और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कोई नहीं समझ तो कुछ नहीं, बस हमें बस पता चल रहा है इसने क्या किया है, अपना बहुत ही बोल सकते हो सब बड़ा चढ़ा के दिखाया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था, इन्होंने जो है फर्नीचर जो होता है अपना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा के दिखाया था। तो अभी वो कैसे किया था, ठीक है। फॉरेंसिक ऑडिटर ने ये कुछ इन्वेस्टिगेट करके हमें बताया है। तो अब हम यहाँ आके देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कॉलम में लिखा है कि सेल्फ ऑपरेटर प्री स्कूल ओपन ड्यूरिंग दिस ईयर। तो हम डायरेक्ट जो है 2011-12 पे जाते हैं, तो हमें दिख रहा है कि 130 यहाँ पे जो है सेल्फ ऑपरेटर स्कूल ओपन थी, और वहाँ पे ठीक उसके नीचे एक्सपेंडिचर शोन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर रुपीज इन करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 45 थी वहाँ तब, ठीक है, 2011 में। फिर 2013 में जो एक्सपेंडिचर था वो 16 हो गया, ठीक है। तब स्कूल कितनी ओपन थी, 60 थी। और 2013 में स्कूल ओपन थी 86, और उसके ऊपर खर्चा होता था 27। पर अगर हम 2015-16 देखें तो स्कूल तो ओपन है, ऑपरेट उतनी हो रही है कितनी, 37, पर फर्नीचर पे इतना एक्सपेंडिचर कैसे हो गया, 179। अरे हम अगर इन पिछले 4 साल का भी एवरेज ले ले तो वो 43 लाख होता है कि नहीं। और इनका अगर हम टोटल भी ले ले तो 175 होता है, ठीक है। एक साल में इतना क्यों, ऊपर से स्कूल ओपन जो है बहुत कम है, ठीक है। जहाँ 130 स्कूल थी वहाँ तो 45 दिख रहा था, और 37 को 179 दिखा रहे। ये कितनी गलत बात है। और रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा भी था कि कुछ स्कूल में वो बता रहे थे कि 5 से 6 लाख का, 8 लाख का जो है हम एक्सपेंस बता रहे हैं, और फिर कुछ स्कूल में जो है 40 से 50 लाख का एक्सपेंडिचर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बातें जो है दिखा देती है कि बहुत लोचा और गड़बड़ चल रही, जो कि अच्छी बात नहीं है। और यहाँ से हमें साफ साफ पता चलता है कि वो जो है बोल सकते हो इन्फ्लेट कर रही है, मामू बना रही है सबको, ठीक है ना। तो अभी बात आती है कि और हम क्या देखें जिससे हमें और मज़ा आ जाए, ठीक है। तो अभी इनका अभी आप जो है ये कुछ शेयर होल्डिंग उनका पैटर्न है, मतलब जो उनके मालिक रहते हैं वो अपनी कंपनी में कितना परसेंटेज होल्ड कर रहे हैं, अपनी कंपनी को कितने % के मालिक है। तो ज़्यादातर बोला जाता है कि अगर कंपनी अपना जो स्टेक होता है, मतलब अपनी जो शेयर होल्डिंग की जो परसेंटेज रहते हैं वो बढ़ा रही है तो बहुत अच्छी बात होती है कि नहीं। तो इस केस में क्या हुआ है, तो अब आप देख सकते हो कि प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 2014 में 31.20 थी, ओके वेरी गुड। फिर 2015 में 29 होगी, 31 से 29, अच्छा। और 2016 में 20 हो गई। तो साफ साफ पता चलता है जब अपना कंपनी का खुद का मालिक अगर परसेंटेज कम कर रहा है तो मतलब उसको अपनी कंपनी पे विश्वास नहीं है। आप सोचो अगर आपकी कोई कंपनी होती तो आप उस पर ज़्यादा स्टेक करोगे जिससे आपको ज़्यादा परसेंटेज का प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। ज़्यादा शेयर होल्डिंग की आप जो है परसेंटेज बढ़ाओगे जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए तो बोलते हैं अगर शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है तो एक अच्छी बात होती है, और घट रहा है तो बुरी बात होती है, क्योंकि खुद के कंपनी में जो है खुद को ही भरोसा नहीं है भाई साहब, क्योंकि खुद ही इन्फ्लेट कर रहे हैं यार अकाउंट को, समझे कि नहीं समझे। और एक बात आती है, इन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ किया था। ये जो PDF है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप जो इसको अच्छे से पढ़ लिएगा, कुछ 24 पेज है, मैंने सब पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो वही पढ़ के जो आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी बातें। और एक बात आती है, ये जो इन्होंने क्या किया था, अपने ग्रैंडफादर जो है इनके,
ठीक है, उनको इन्होंने पैसा दिया था और एज एन ट्रस्टी करके, ठीक है, और इन्होंने सेबी को बताया भी नहीं था कि ये इनको पैसा दे रहे, ऐसे डिस्क्लोज भी नहीं किया था। तो बड़े बड़े सेक्शन फ्रॉड वाले इनके ऊपर लगाए, पूरी वाट लगा दी, ये सारी बातें होगी। और ये अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे तो ये बोलते हैं कि जी वालों ने हमारे साथ कुछ तो किया है ऐसे वैसे, कुछ बोल रहे हैं हमारे साथ फ्रॉड किया है ऐसे वैसे, क्योंकि जी लर्न और ये ट्री एजुकेशन वाले जो है मर्जर करने वाले थे, फिर बोल रहे कि जी वालों ने कुछ साजिश कर ली, ऐसी कर ली वैसी कर ली, ऐसे कैसे बहुत कुछ बोल रहे थे। फिर बात ख़त्म हो गई और इन्होंने और एक बात कही ट्री हाउस वालों ने कि जी वालों ने हमें जानबूझकर ऐसा कर लिया है जिसकी वजह से वो हमें ओवरटेक कर पाए, क्योंकि ट्री हाउस जो है अच्छी खासी चल रही थी, जीलन ठीक थी, इतनी नहीं थी, पर अभी जीलन जो है अच्छी चल रही है, तो ऐसा कहते हैं इसको दबाया है, नीचे ऐसे किया है, ठीक है। ऑथेंटिकेटेड सोर्स से तो हमें यही पता चलता है कि ये सारी बातें हो रही थी, ठीक है। और हम देख भी सकते हैं कि इन्होंने जो है अपनी जितनी भी ब्रांच थी उसमें से उन्होंने 113 ब्रांच अपनी क्लोज की थी, वो भी एक दिन में विदाउट नोटिस, ठीक है। तो पेरेंट वालों ने इनके ऊपर पुलिस केस की थी, ठीक है, कि हमें बिना बताए तुमने बंद कर दिया, हमने फीस दी थी, उसका क्या होगा, टीचर लोग का प्रॉब्लम होगा, है ना, कुछ सारी बातें ये बहुत गड़बड़ हो गई थी। उसके बाद इनका प्रॉफिट भी गिरने लगा और इन्होंने बहुत जोल भी किया था, है ना। क्या कर रहे थे, दिखा रहे थे कि हमने जो है बहुत पैसा उधार दिया है, ठीक है, या उधार हमको आने वाला है, जो हमने दिया है ना उधार वो हमको आने वाला है, तो बहुत पैसा आने वाला ऐसे दिखा रहे थे, पर आ ही नहीं रहा था ना, ठीक है। तो हम क्रॉस कैसे कर सके, ठीक है। इन्होंने जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का जिक्र किया नहीं है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, वो हमें दिखाती है कि ओरिजिनली कैश हमारे पास कितना आया है, ठीक है। तो कंपनी के लिए इतना पैसा आने की क्या जरूरत है, ये एजुकेशन कंपनी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं है जिनको 3 साल 4 साल बाद अपना जो है बिल्डिंग वगैरह बांध के पैसा मिलता है, उनके लिए ओके है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर ये एजुकेशन के लिए इतना क्यों है कि नहीं, कोई डाउट वाली बात आती है कि नहीं। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप जाके जो है इन्वेस्ट करोगे तो ही मजा आएगा, वरना आपको पता ही नहीं, आप समझो फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख भी गए और आपको पता नहीं कि बिजनेस कैसे चलता है। वो बिजनेस कैसे चलता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा जो है 3-4 साल 2 साल का जो टाइम पीरियड रहता है उसका थोड़ा, है ना, तो वो जो कैश फ्लो इन्फो रहता है उनका वो बहुत लेट होता है, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग बांधोगे, फिर उसको सारी चीज़ें करोगे, फिर अच्छा लोकेशन है ये कि नहीं, सारी बातें आती है, फिर सेल होगी, सारे फ्लैट बिकेंगे, तब टाइम लगता है, समझे कि नहीं समझे। पर एजुकेशन के लिए इतना इतना काइक को रहेगी, काइक को मेरे को बताओ, समझे, कुछ सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये सिर्फ मेरे को बता, ठीक है। तो अभी बात आती है कि हम इस सीरीज में क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे बैलेंस शीट, पहले देखेंगे बैलेंस शीट क्या होती है, हमें कंपनी की बैलेंस शीट कैसे रीड करना है हम देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने जितने भी अपने कई सालों में जितना सीखा है वो आपको पूरा इस वीडियो में डाल के दे दूंगा, आने वाले जितने भी वीडियो हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट कैसे रीड करना है ये अलग से दिखाऊंगा, और बैंक की बैलेंस शीट कैसे रीड करना है ये भी मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, क्योंकि कंपनी और बैंक जो है अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करती है। बैंक का काम लोन होता है, लोन के बाद कितना पैसा रिकवर हो रहा है, और वो रिकवर अगर 90 दिन के बाद पैसा आ रहा है या 90 दिन के बाद वो पैसा नहीं दे रहा है तो एनपीए अकाउंट में वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एनपीए बढ़ गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनकी दोनों केस में हमें अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ती है जिससे हमें आइडिया आता है, ठीक है, ठीक है। तो येस बैंक के केस में उनका एनपीए बहुत हाई था क्योंकि उन्होंने दिखाया नहीं था कि हमने किसी को पैसा दिया है, ठीक है, तो पैसा दिया है नहीं। पर जब पता चला, जब विसल ब्लोइंग हुई, ठीक है, ये क्या होती है बताऊंगा, जब विसल ब्लोइंग हुई मतलब किसी ने तो बोला कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो किसी को तो पैसा दिया है पर इन्होंने डिस्क्लोज किया ही नहीं कि हमने पैसा दिया है, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, उसको पैसा कब का दिया था और बताया नहीं कि दिया है, और वो को कई सालों से दिया था। तो जब पता चला तो एनपीए बहुत बढ़ गया, समझे कि नहीं समझे। तो इससे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, ठीक है। तो अभी कितनी बातें समझी ये बाजू में रख दो। आपको क्या समझा, फंडामेंटल एनालिसिस इज द किंग, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा ये अच्छा है, ठीक है, पर ये बुरा भी नहीं है, सबसे बेस्ट तो यही है ना। टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत अच्छा है, पर हमें क्या करना है, दोनों को लेकर चलना है, जिससे हम जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस वाले उधर लड़ते बैठते, टेक्निकल वाले उधर लड़ते बैठते, और हम बीच में से निकल जाएंगे, मैजिक करेंगे और मज़े ही मज़े करेंगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसे कुछ हुआ, कभी भी आपको कुछ इन्वेस्ट करना है या ऐसे कुछ सिम्टम आने लगे, शेयर प्राइस गिर रहा है तो, और शेयर प्राइस बहुत बढ़ रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ कब पता चलेगी आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके, है कि नहीं भाई साहब। अच्छा, तो आपको मैं अभी इतना काबिल बना दूंगा कि आप जो है कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट को रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी जो है अभी यूट्यूब पे जो है बहुत कम लोग हैं जो ये बता रहे हैं, ठीक है, और पूरा बताने वाले भी बहुत जो है कम है, क्योंकि टॉपिक बहुत वास्ट है, ठीक है, और फ्री में अपलोड करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, ठीक है ना। पर हम फ्री में ही करेंगे यार, पैसे कमा के क्या झंडे गाड़ना है क्या, ठीक है, मरते हुए तो खाली आ जाएंगे, तो इसलिए फ्री में करेंगे। हमें आपके कमेंट, लाइक, शेयर पढ़ के जो है जो खुशी मिलती है वो पैसे से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो खुशी मतलब हैप्पीनेस, बदमाश लोग तो बैठे ही है कि नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और आपको अगर चाहिए, ठीक है, पूरा डेडिकेशन है आपका, तो मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा और आपको उसमें बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, और ऑथेंटिकेट सोर्स से मिलेगा। मतलब मैं जो सिखाने वाला हूँ मेरा काम ही है यही करना, ठीक है ना, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है आप
मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मुझे जो है ऐड हो सकते हो, ज्वाइन करो, वहाँ पे सारी चीज़ें मेरी तरफ से फ्री होती है और वहाँ पे आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी और मुझे जो है कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। बस ये मत पूछना कि ये शेयर लो क्या वो शेयर लो, ठीक है। कोई भी डिसीजन जो है आप लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ इसका जो है फंडामेंटल अच्छा है या बुरा है, ठीक है, पर आपके हिसाब से, ठीक है, कुछ मेरे पे नहीं आने वाला। मैं सिर्फ यहाँ एजुकेशन पर्पज से ही आया हूँ और एजुकेट करके ही जाऊँगा, ठीक है ना। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। कुछ भी डाउट हो तो आपको बता दिया है कहाँ पे जाना क्या करना है, ठीक है, बाय बाय।